हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स चैनल से डेटेड सितंबर 7। अगर आप नए हो चैनल पे तो मैं बता दूं, इस चैनल पे जो भी वीडियोस आती हैं सब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आती हैं। इवन द हिंदू का एनालिसिस जो होगा ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से होगा। और ये वीडियोस रिवीजन के पर्पज़ से भी हैं कि प्रीलिम्स के टाइम पे आप करंट अफेयर जल्दी रिवाइज कर सको। और मोस्टली जो कवर्ड होता है वो होता है स्टैटिक लिंकेजेस ज़्यादा कवर्ड होते हैं इस वीडियोज़ में, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक मैंने कवर नहीं किया है तो या तो वो टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियोज़ में, इसलिए मैंने यहाँ कवर नहीं किया। क्योंकि अगर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहेंगे वीडियोस में तो वीडियोस की लेंथ जब बढ़ जाती है और जब एट द एंड इसे रिवाइज करने के लिए यूज़ करोगे तब दिक्कत आएगी। इसलिए बार बार एक ही टॉपिक को नहीं बताता हूँ मैं। कुछ नया डेवलपमेंट होता है उस टॉपिक में तो ज़रूर उसको इंक्लूड करते हैं, वरना नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला आर्टिकल देखते हैं। अब देखो, इस आर्टिकल को समझने से पहले हम कोलिजियम सिस्टम को समझते हैं, ठीक है, जो कि यूज़ होता है फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। अब पहली बात, ये कोलिजियम सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये जानना है तुम्हें, ये वर्ड है नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में कौन कौन होता है? इसमें हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट कोलिजियम में कौन कौन होता है? इसमें हमारा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज हो गए, ठीक है। ये याद रखना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल देख लेते हैं जो जजेस के अपॉइंटमेंट में यूज़ होते हैं। आर्टिकल 124 है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए होता है, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को, ठीक है, और कंसल्ट करता है किसको? हाई कोर्ट जजेस को और सुप्रीम कोर्ट जजेस को। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। और हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको कंसल्ट करना है, प्रोवाइडेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खुद का ही अपॉइंटमेंट ना हो रहा हो, ठीक है। अब दूसरा आर्टिकल जो है हमारा वो है आर्टिकल 217। अब ये हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट को ही अपॉइंट करना है। देखो, अपॉइंटिंग जो है दोनों केसेस में कौन है? प्रेसिडेंट है हमारा, ठीक। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अब कंसल्ट किससे करना है प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आप पहले कंसल्ट करना है प्लस गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। और क्या लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी कंसल्ट करना है, ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि ये कैसे कोलिजियम सिस्टम बना, ठीक है। इसका ओरिजिन देखते हैं। तो देखो, 3 जजेस केस हैं। पहला 1981 का फर्स्ट जजेस केस, ठीक है। इसमें क्या बोला गया? इसमें जो आर्टिकल मैंने 124 बताया था नीचे अभी, उसमें मैंने क्या बोला था? कंसल्टेशन लिखा है। तो इस केस में ये बोला कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ कंसल्टेशन तक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंकरेंस, मतलब हमारे जो चीफ जस्टिस यहाँ पे बताया था मैंने कि इसका भी तो इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो जो आर्टिकल 124 कंसल्टेशन की बात करता है उसका सिर्फ मतलब ये है कि हम व्यूज़ एक्सचेंज करेंगे। हमारा चीफ जस्टिस या अदर जजेस क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो हमारी बात पे एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आया हमारा सेकंड जजेस केस 1993 का, ठीक है। इसमें क्या बोला कि कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस, ठीक है। और जो भी एडवाइस हमारा सीजीआई दे रहा है वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक। और इसने क्या बोला कि जो भी एडवाइस सीजीआई देगा उसको क्या करना है? उसको अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करना है, ठीक है। सीजीआई को 2 सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करना है। अब इसके बाद आया हमारा थर्ड जजेस केस, ठीक है। ये आया 1998 में। अब इसमें क्या बोला गया कि जो यहाँ 2 बताया था, 2 की जगह इसको बोल दिया कि अब ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए, ठीक है। और अगर इनमें से 4 में से किसी भी 2 ने एडवर्स ओपिनियन दे दिया, मतलब मना कर दिया, मतलब बाकी 3 लोग एग्रीमेंट में हैं, चीफ जस्टिस और बाकी जो 2 लोग हैं वो एग्रीमेंट में, बट 2 लोगों ने मना कर दिया, तो वो नाम ये कोलिजियम नहीं दे सकता है, ठीक है। तो यही जो मैंने तुम्हें कोलिजियम बताया था, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम, वो यही बताया था कि जो थर्ड जजेस केस के बाद आया सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब देखो, हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट में मैंने क्या बताया था? जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है इसकी भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो इसका सिर्फ खुद का कंसल्टेशन नहीं है, इसका मतलब है कोलिजियम का कंसल्टेशन। हाई कोर्ट के कोलिजियम में कौन कौन आता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए। अब इस केस में क्या हुआ है? पर्टिकुलर आर्टिकल में ये लिखा है
कि जो हमारा नीचे से जुडिशल ऑफिसर्स थे, इनको बेसिकली अपॉइंट करना था एज जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट था, उसमें जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने खुद के प्रेरोगेटिव पे इन चीफ जुडिशल ऑफिसर्स को जजेस बना दिया, और ये जो हमारे 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे, इनको कंसल्ट नहीं किया, ठीक है। तो यही पूरा केस लिया हुआ था इसमें। तो मैंने कोलिजन सिस्टम बता दिया पूरा, ये तुम्हारा स्टैटिक का हो गया पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये डायरेक्ट इमेज से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी नेत्रावती रिवर का बेसिन, और इसका बेसिन जो है ये लाई करता है कर्नाटका में, ठीक है। और इसके ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये मैंगलोर सिटी है, इसको मेनली सप्लाई करती है वाटर। अब इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है कुमारधारा, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, नेत्रावती रिवर जो है ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ड्रेन करती है अरेबियन सी में, ठीक है। और इसका जो पूरा बेसिन है वो लाई कहाँ करता है, कर्नाटका में। तो नेत्रावती रिवर की ट्रिब्यूटरी से पानी क्या किया जाएगा, मानसून सीजन में निकाल के सप्लाई किया जाएगा सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका में, ठीक है। उसी के लिए जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसका नाम है यतीना होल प्रोजेक्ट, ठीक है। और यतीना होल एक बेसिकली नेत्रावती की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। वैसे ये जो प्रोजेक्ट है ये नेत्रावती रिवर की 4 ट्रिब्यूटरी से पानी उठाएगा, ठीक है। अब नेत्रावती रिवर का ओरिजिन कहाँ पे होता है, नेत्रावती रिवर का जो ओरिजिन होता है वो होता है वेस्टर्न घाट्स में, और पर्टिकुलरली कौन से रेंज में, कुद्रेमुख रेंज में। अब कुद्रेमुख रेंज तुम सुनोगे आयरन ओर के लिए फेमस है, ठीक है। अब देखो ये आर्टिकल बताने से पहले मैं ये बता दूं कि वक्फ बोर्ड और वक्फ अमेंडमेंट बिल ऑलरेडी मैं अगस्त के करंट अफेयर्स में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ये हिंदू में बहुत बार आया था, इंडियन एक्सप्रेस में भी बहुत बार आया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वैसे वक्फ बोर्ड क्या होता है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है मूवेबल या इमूवेबल, जो कि बेसिकली डोनेशन में दे दी गई है बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम, ठीक है। अब ये रिटर्न में हो सकती है या राइटिंग में हो सकती है, बट यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, वक्फ बाय यूज़र। अब वक्फ बाय यूज़र का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी अगर है, चाहे वो इमूवेबल हो या मूवेबल हो, जो ओवर लॉन्ग टाइम यूज़ की वजह से वक्फ की प्रॉपर्टी बन गई है, तो उसे बोलते हैं वक्फ बाय यूज़र, ठीक है। अब वक्फ बाय यूज़र, बस हमें टर्म जानने की ज़रूरत थी कि ये वक्फ एक्ट में डिफाइंड है। बाकी जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसने बोला है कि कुछ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जिन पे क्या है, डबल रेगुलेशन है। एक तो वक्फ बोर्ड उसे रेगुलेट करता है, और दूसरा ASI रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से इसके रेगुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। अब जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि जो फतेहपुर सीकरी है और अटाला मस्जिद है जौनपुर का, तो पहले ये इन दोनों के स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। अब फतेहपुर सीकरी कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये 1569 में एस्टेब्लिश किया था किसने, अकबर ने, ठीक है। और 1571 से 1585 तक ये कैपिटल थी मुग़ल एम्पायर की, ठीक है। उसके बाद कैपिटल शिफ्ट हो जाती है दिल्ली, क्योंकि यहाँ थोड़ी वाटर की डेफिशिएंसी थी, ठीक है। और ये जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और यहाँ पे इसके कॉम्प्लेक्स में और भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे जमा मस्जिद तो वैसे बहुत जगह हैं, ठीक है, इंडिया में। जमा मस्जिद है, दूसरा बुलंद दरवाज़ा है, ये याद रखना है। बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था अकबर ने, जब इसने विक्ट्री हासिल की थी गुजरात पे, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा है, दीवान खास, दीवान आम है, और पंचमहल है। पंचमहल बेसिकली यहाँ पे एक 5 स्टोरीड बिल्डिंग है, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी प्राइमरली किस चीज़ की बनी हुई है, रेड सैंडस्टोन की, जैसे हमारा जो लाल किला बना हुआ है रेड फोर्ट, ठीक है, वैसे ही इसमें भी रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ है। बाकी अटाला मस्जिद के बारे में अगर जानना है, बेसिकली अटाला मस्जिद जो है ये जौनपुर में है। जौनपुर कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक। और ये किसने कन्वर्ट किया था, शर्की डायनेस्टी का एक रूलर था जिसका नाम था इब्राहिम शाह। उसने क्या किया था, अटाला देवी का मंदिर था ये, उसको कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब क्योंकि ये मंदिर से ही कन्वर्ट हुआ था, तो जो हमारे ब्रिटिश थे इन्होंने बोल दिया ये एक शर्की आर्किटेक्चर एक नई चीज़ है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि ये मंदिर से कन्वर्ट हुआ था एक इस्लामिक बिल्डिंग में, इस वजह से इसका आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट था, तो इसको ब्रिटिश ने बोल दिया कि ये सर की आर्किटेक्चर है, ये अलग तरीके का आर्किटेक्चर है। तो सर की आर्किटेक्चर कभी भी तुम्हें दिखे तो इतना जान लेना, ये जौनपुर से रिलेटेड है, जौनपुर यूपी से, ठीक है। अब देखो ASI ने यही बताया है कि यही जो वक्फ बाय यूज़र वाला कंसेप्ट है, इसकी वजह से डबल रेगुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूजेज से कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आ गया वक्फ के कंट्रोल के अंदर, अब उसे ASI जो रेगुलेट करती है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958 के। और ये किसके अंदर आती है, ASI आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। अब देखो अगस्त के करंट अफेयर्स में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ BPL ट्रीटमेंट के बारे में, इसकी शॉर्ट्स भी बना रखी थी।
ठीक है, सेम चीज़ है, बट अब यहाँ बोल दिया हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि इसे अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ इसमें एक ही ड्रग था जिसको पहले अप्रूव नहीं किया गया था, जिसका नाम था प्रीटोमनिड। ठीक है, ये ड्रग को अब अप्रूव किया गया है, जिसकी वजह से अब इसे बीपीएल रिजीम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब देखो, एक चीज़ और दे रखी थी इसमें कि एक एम ऐड हो गया है, बेसिकली इसका नाम है मॉक्सीफ्लॉक्सिन। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी जो बीपीएल ट्रीटमेंट रिजीम है उसमें ये इंक्लूडेड हो या ना हो। ठीक है, अगर एम इंक्लूडेड है, मॉक्सीफ्लॉक्सिन इंक्लूडेड है, तो ये बी पाम बन जाता है, और अगर ये इंक्लूडेड नहीं है तब ये बीपीएल बन जाता है। सेम, दोनों का काम सेम ही है। ठीक है, बाकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बीपीएल ट्रीटमेंट से क्या होगा कि जो टाइम होगा वो कम लगेगा। पहले क्या होता था कि 20 महीने लग जाते थे, अब 6 महीने में ही सब कवर हो जाएगा, ज़्यादा ड्रग्स नहीं लेने पड़ेंगे। ठीक है, और हमारा जो टीबी का टारगेट है वो कब का है, 2025 का एलिमिनेशन का है। WHO कब का है, 2030 का, तो 5 साल पहले हम ख़त्म करने की सोच रहे हैं। ऑलरेडी मैंने ये सब बातें वहाँ पर डिटेल में डिस्कस की थी उस आर्टिकल में, और वीडियोज़ जो हैं वो रिविजन के लिए ही हैं, तो रिवाइज़ करते रहो। अब देखो, ये आर्टिकल ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो वैसे हमारे पास एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी है। अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली ऐसे टेक्सटाइल मटेरियल होते हैं जो यूज़ होते हैं अपने टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए या फिर अपनी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, इनकी जो एस्थेटिक वैल्यू होती है ये नहीं होती है ज़्यादा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया केवलार हो गया, ये बेसिकली बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में यूज़ होता है। स्पैंडेक्स हो गया, ठीक, जियो टेक्सटाइल्स हो गए, जियो टेक्सटाइल्स बेसिकली रोड बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक है,